अब यहाँ से शुरू होगा कि कौन-कौन से करार जो शून्य घोषित किए हुए हैं इस विधि में। तो धारा 24 ये बताती है कि अगर किसी एक उद्देश्य के लिए और वो उद्देश्य ऐसा है जिसका कोई ऐसा प्रतिफल है जिसका मतलब एक उद्देश्य है और उसके कई प्रतिफल है और कई प्रतिफलों में से कोई एक प्रतिफल जो विधि विरुद्ध है या फिर एक ही प्रतिफल है लेकिन उसके कई उद्देश्य में से एक उद्देश्य अगर विधि विरुद्ध है तो पूरा करार ही शून्य हो जाता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो ये है एक उद्देश्य और इसके कई प्रतिफल है। ये प्रतिफल 1, 2, 3, 4 तो इनमें से एक भी प्रतिफल विधि विरुद्ध है तो ये पूरा जो करार है ये शून्य हो जाएगा। अब ऐसे ही प्रतिफल भी अगर मतलब एक प्रतिफल है और उसके कई उद्देश्य हैं उनमें से एक भी उद्देश्य अगर विधि विरुद्ध है तो ये पूरा जो करार है ये शून्य हो जाएगा, क्योंकि हम इसको अलग नहीं कर सकते क्योंकि प्रतिफल एक ही है और यहाँ उद्देश्य एक ही है। तो अगर हम इस करार को अलग कर ही नहीं सकते हैं तो ये पूरा करार ही शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है कि जो उस उद्देश्य विधि विरुद्ध है उसको हम अलग कर सकते थे तो वो शून्य होता और बाकी का करार वैलिड हो सकता था। ये जो प्रोविजन है धारा 57 और 58 में दिए हुए हैं, ये आगे पढ़ेंगे, इसको 57 58 के साथ पढ़ना चाहिए। इसके एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि नील के एक तो नील के विनिर्माण का और उसके साथ अन्य ऐसी वस्तुएं जो अवैध है जिनका विनिर्माण उसके व्यापार का खर्च से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और खर्च उसको बदले में 10,000 रुपये दे रहा है। अब 10,000 रुपये की प्रतिफल सिंगल ही है और उसका उद्देश्य नील का विनिर्माण करना तो वैध है लेकिन और जो आर्टिकल्स है वो अवैध है। तो यहाँ उद्देश्य जो है वो भागता है विधि विरुद्ध है और प्रतिफल उसका सिंगल ही है, तो यहाँ करार शून्य हो जाएगा। अब इसी करार में अगर अलग अलग स्पेसिफाई किया होता है कि नील के लिए अलग प्रतिफल और जो अवैध वस्तु है उनके लिए अलग प्रतिफल, तो जो अवैध वस्तु वाला करार होता है ना वो शून्य होता है, नील वाला वैलिड हो जाता है। लेकिन यहाँ एक ही प्रतिफल है इसीलिए पूरा करार ही शून्य हो जाएगा। चीज़ और अच्छे से जब हम निष्पादन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें और एक्सप्लेन किया हुआ है, बस यहाँ तो ये बताया है कि कौन-कौन से करार शून्य हो जाते हैं। तो इस तरीके का कोई करार होता है तो वो शून्य होता है। अब अगला पॉइंट, प्रतिफल के बिना जो करार किए जाते हैं वो शून्य होता है। इसके एक्सेप्शन दिए हुए, वो एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है। इसका एक्सेप्शन जो फर्स्ट है वो है कि अगर दो पक्षकार है जिनके बीच में निकट का संबंध है और वो नैसर्गिक प्रेम के साथ कोई करार करते हैं जिसमें प्रतिफल नहीं है तो भी वो वैलिड रहता है अगर वो लिखित हो और रजिस्ट्रीकृत हो। ये दोनों कंडीशन पूरी होना जरूरी है और उनके बीच में संबंध निकट का हो और नैसर्गिक प्रेम में वो करार किया हुआ हो तभी वो वैलिड होता है। इनमें से अगर कोई भी एसेंशियल कम होता है तो वो करार शून्य होता है। उसका ऐसे एग्जांपल से कर सकते हैं जैसे कि आपको आपके पेरेंट्स ने कहा है कि अगर आप टॉप करोगे तो आपको स्कूटी ला के दी जाएगी। अब आपको स्कूटी मिलेगी अगर आप टॉप कर दोगे तो, लेकिन आप तो अपने पेरेंट्स को रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे हो, तो ये करार तो बाद में जाके शून्य भी हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको लिखित में और रजिस्टर्ड करवा लो तो ये करार वैलिड हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक केस है राजलेखी बनाम भूतनाथ। इस केस में ऐसा हुआ था कि एक हस्बैंड था जो अपनी वाइफ से बहुत परेशान था और इसीलिए उसने उसकी वाइफ को एक एग्रीमेंट लिख के दे दिया कि मैं तुझे हर महीने 10,000 रुपये दे दूंगा और तू बस मुझे छोड़ दे। तो फिर वो जब वो वाइफ कोर्ट में उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराने गई तो कोर्ट ने हेल्प किया कि उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था लिखित था, रजिस्टर्ड भी था, लेकिन उसमें नैसर्गिक प्रेम में नहीं किया था, उसने मजबूरी में कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसीलिए नैसर्गिक प्रेम के अभाव के कारण उस वाइफ का जो प्रतिफल ही नहीं था, बिना प्रतिफल के हस्बैंड उसको 10,000 रुपये दे रहा था, उसकी वाइफ तो हस्बैंड को प्रतिफल नहीं दे रही थी, इस कारण वो शून्य घोषित कर दिया। तो ये चारों एसेंशियल पूरे होने चाहिए, निकट का संबंध हो जाना चाहिए, पहले नैसर्गिक प्रेम में संविदा हो और लिखित और रजिस्ट्री का। तो अब दूसरा अपवाद है कि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा काम कर दिया हो या कोई ऐसी बात की हो जो वचन वैध रूप से जो करने के लिए अगला बंदा दायी था वो काम आपने कर दिया। तो दो तरह के काम, एक तो कोई भी जनरल काम या फिर कोई ऐसा काम जिसके लिए अगला बंदा वैध रूप से करने के लिए दायी था वो काम आपने कर दिया लेकिन अपनी स्वेच्छा से किया। तो अब वह जो दूसरा पक्षकार है वो अगर आपको स्वेच्छा ये उसका प्रतिकर देने के लिए वचन देता है बाद में तो वचन संविदा होगा, उसमें प्रतिकर के अभाव के कारण शून्य नहीं होगा, क्योंकि आपने जो प्रतिफल है ना वो जब पहले वाला जो काम आपने अपनी इच्छा से किया ना वो इसका वैध प्रतिफल हो सकता है। दूसरा पक्षकार ये नहीं कह सकता बाद में वचन जो उसने प्रतिकर देने के लिए दिया है उससे इस बात को कह के मुकर नहीं सकता है कि मुझे तो कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है इसमें, आपने तो वो काम पहले स्वेच्छा से ही कर दिया था। क्योंकि हमने जब प्रतिफल की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वो उसमें भी डेढ़ लिखा हुआ था कि प्रतिफल भूत भूत में दिया हुआ प्रतिफल भी वैध ही होता है। इसमें कोई भी ऐसा एसेंशियल नहीं है कि वो वचन लिखित हो या रजिस्टर कर, तो ये वचन ऐसे ही संविदा बन जाएगा। अब तीसरा एक्सेप्शन है कोई परिसीमा वारी इसको इंग्लिश में कहेंगे लिमिटेशन बाउंड कोई डेब्ट है जिसको भुगतान करने का आपने वचन दे दिया है, तो वचन या तो आपने दिया है या तो आपके कोई अभिकर्ता ने दिया है, वो वचन लिखित और हस्ताक्षरित होना जरूरी है। तो ऐसा वचन भी वैध होता है। इसमें प्रतिफल के अभाव के कारण ये शून्य नहीं होगा, क्योंकि प्रतिफल जो पहले दिया हुआ था ना, मतलब कि आपको जो उधार उसने दिया वो अब आज भी उसका प्रतिफल है, क्योंकि वो जो बस उस उधार परिसीमा वर्जित होने का मतलब ये है कि आप उस उधार को कोर्ट में जाके नहीं ले सकते थे, लेकिन उधार तो अभी भी था ही ना, का राइट तो अभी भी था ही, लेकिन बाद में उसने उस उधार को टाइम बाउंड होने के बाद भी चुकाने का वचन जो दिया है ना वो आज वचन वैध ही होगा, उसको प्रतिफल के अभाव के कारण वो वॉइड नहीं करवा सकते। लेकिन ये जरूरी है कि या तो उसके या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता एजेंट के द्वारा वो लिखित और हस्ताक्षरित हो, इसमें ये जरूरी है। इसके दोनों स्पष्टीकरण में से एक स्पष्टीकरण से इसका अपवाद भी मतलब कि दान की जो संविदा होती है ना वो प्रतिफल के अभाव के कारण शून्य नहीं होती, क्योंकि दान जो आप देते हैं वो भी तो एक पार्टी देती है, उसके बदले में जो दान ग्रहीता है वो कुछ थोड़ा देता है, लेकिन फिर भी दान की जो संविदा है वो संविदा होती है। और दूसरा स्पष्टीकरण ये कहता है कि प्रतिफल होना चाहिए, वो अपर्याप्त है या नहीं है इससे मतलब नहीं है। अगर सहमति अगर किसी ने स्वतंत्रता से दी है ना तो प्रतिफल भाई चाहे कितना ही हो, कम हो, ज़्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर प्रतिफल अपर्याप्त है ना तो न्यायालय जब ये डाउट जरूर क्रिएट हो जाता है कि सम्मति स्वतंत्र थी या नहीं थी, तो प्रतिफल के अभाव में न्यायालय ये प्रेजम्पशन जरूर राइज कर सकती है कि उसकी सम्मति स्वतंत्र थी या नहीं थी, क्योंकि यहाँ ये डाउट क्रिएट करेगा। उसके सारे इलस्ट्रेशंस बिना किसी प्रतिफल के ही को 1,000 रुपये देने का वचन दे रहा है, तो बिना कोई प्रतिफल के 1,000 रुपये देने का वचन दे रहा है, तो यहाँ करार शून्य हो गया। आपका नैसर्गिक प्रेम से नैसर्गिक प्रेम भी है, अपने पुत्र को यहाँ कोई रिश्ता भी है, 1,000 रुपये देने का वचन दे रहा है और वो लेखबद्ध भी करार का रजिस्ट्री भी करार का संविदा होगी। आपका एक थैली जो करती थी पड़ी पाता है रोड पे और उसको लौटा देता है, अब लौटा दिया तो बात खत्म, लेकिन का जो है ना वो बाद में उसको वचन दे देता है कि अरे बात मेरी थैली लौटा दिया, 50 रुपये मैं तुमको दूंगा, ये 50 रुपये देने का जो वचन है ना ये संविदा बन जाएगा। भले ये लिखित नहीं है, हस्ताक्षरित नहीं है, लेकिन वो जो सेकंड वाला केस था उसमें बस पहले किए हुए काम का प्रतिफल देने का जो वचन है वो वैध होता है। अब जैसे घर के जो एक छोटे बच्चे का ख्याल रखता है और फिर
तो बाद में ख को वचन दे देता है कि मैं इसके लिए जो खर्च हुए उसका संदाय करूँगा। तो उसने वचन दे दिया तो ये वचन संविदा बन गया। अब क को 1000 रुपये ख को देने थे, या वो लिमिटेशन बाहर हो गया, परिसीमा अधिनियम द्वारा पारित हो गया, लेकिन फिर भी बाद में ख को 500 रुपये देने का वचन दे देता है, वो लिखित है, हस्ताक्षरित है, तो संविदा वैध है। अब क 1000 रुपये का घोड़ा 10 रुपये में ख को बेच रहा है। अब यहाँ क की सम्मति जो है स्वतंत्र है, तो मतलब ये करार संविदा है सम्मति स्वतंत्र होने के कारण। अब 1000 रुपये का वही घोड़ा 10 रुपये में वो बेच रहा है, लेकिन बाद में इनकार कर रहा है कि उसकी सम्मति स्वतंत्र नहीं थी। तो ये केस देख के ऐसा लग रहा है कि 1000 रुपये का 10 रुपये में क्यों बेचेगा। तो न्यायालय जो है ना इस प्रश्न की गणना में स्वतंत्र सहमति है या नहीं है, इस फैक्ट को ले सकता है कि ये 1000 का घोड़ा 10 रुपये में क्यों बेचेगा कोई। तो यहाँ प्रतिफल की अपर्याप्तता है ना, जो गणना में ली जा सकती है स्वतंत्र सहमति के प्रश्न पर। अब तीसरा कौन सा करार शून्य होगा। अब पहले से अपन 24-25 पढ़ लिए ना, तो कितने हो गए। 24 में क्या था कि अगर कोई उद्देश्य या प्रतिफल भागता विधिपूर्ण नहीं है तो भी वो करार शून्य हो जाता है, और 25 में अपन ने पढ़ा प्रतिफल के अभाव में कोई करार शून्य हो जाता है। अब 26 पढ़ रहे हैं कि विवाह में अवरोध डालने का करार। तो विवाह में अवरोध भी जो अवयस्क का जो विवाह में अवरोध डाल रहे हो तो वो तो वैध है, लेकिन अगर किसी प्राप्तव्य के विवाह में अवरोध डाल रहे हो तो वो करार शून्य होता है। अब 27 है कि किसी के व्यापार में अवरोध डालने का जो अगर आप करार कर रहे हो और वो व्यापार ऐसा होना चाहिए जो विधिपूर्ण होता है, विधिपूर्ण हो, कि किसी भी व्यक्ति को आप विधिपूर्ण व्यापार वृत्ति या कारोबार करने से रोक नहीं सकते हो, ऐसा करार शून्य होता है। अब जैसे विधि में प्रोविजन है कि अगर कोई अधिवक्ता है तो वो और कोई वृत्ति नहीं कर सकता है। अब कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपको दूसरी ऐसी वृत्ति करने से रोक रहा है तो ये तो विधिपूर्ण अवरोध डाल रहा है ना वो, क्योंकि आप लॉ में एक ऐसा प्रोविजन है कि एक अधिवक्ता दूसरा कारोबार नहीं कर सकता है, और अगर कोई आपको वो कारोबार करने से रोक रहा है तो वो विधिपूर्ण तरीके से आपको रोक रहा है। तो यहाँ लिखा है उस विस्तार तक शून्य होगा। उस विस्तार तक मतलब कि अगर कोई एग्रीमेंट करके आपने लंबा चौड़ा और उस एग्रीमेंट का बस एक पॉइंट ऐसा है जिसमें आपको ये कोई और व्यापार करने से रोका हुआ है, तो अगर आपका व्यापार करना विधिपूर्ण है तो उस पॉइंट का कोई मतलब नहीं रहेगा, पूरा एग्रीमेंट तो वैलिड रहेगा, लेकिन उसका जो पॉइंट है वो शून्य हो जाएगा। तो इसका एक एक्सेप्शन है, अगर कोई अपनी गुडविल बेच देता है तो जो गुडविल का क्रेता है वो उस गुडविल बेचने वाले को एक कंडीशन लगा सकता है कि वो जो विनिर्दिष्ट सीमाएं हैं, एक विनिर्दिष्ट सीमाएं निर्धारित होनी चाहिए, और उस समय तक जब तक कि वो क्रेता उस व्यापार को चलाए तब तक गुडविल बेचने वाला उस व्यापार को नहीं कर सकता। तो ऐसी संविदा रहती शून्य नहीं होती, क्योंकि गुडविल बेचने का मतलब ही क्या है। अगर कोई गुडविल बेच के भी अगर वही व्यापार वहीं चलाएगा तो फिर लोग तो वहीं जाएंगे वापस। तो ये जो करार है वो शून्य नहीं होता है, लेकिन वो जो सीमाएं है ना वो युक्तियुक्त होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कर सकता कि पूरे इंडिया में कहीं आप ये व्यापार नहीं चलाओगे, नहीं तो उसके व्यापार करने का अधिकार भी तो प्रभावित होगा इससे। इसलिए वो जो सीमाएं हैं वो न्यायालय को युक्तियुक्त प्रतीत होनी चाहिए। धारा 28 है विधिक कार्यवाहियों का अवरोध करने की, मतलब कि कोई संविदा है या उसके बारे में संविदा के बारे में किसी के अधिकार प्रवर्तित कराने के लिए कोर्ट में जाने के लिए विधिक कार्रवाई करने के लिए अगर कोई प्रवर्तित करता है वो भी आत्यांतिक रूप से, मतलब कि आप कोई शर्तें जरूर लगा सकते हो, लेकिन पूरा आत्यांतिक रूप से विधिक कार्रवाई करने से अवरुद्ध नहीं किया जा सकता, और विधिक कार्रवाई करने से भी अवरुद्ध नहीं किया जा सकता, और जो विधिक कार्रवाई की परिसीमा है ना उसको भी कोई घटा नहीं सकता है। जैसे कि 3 साल में अगर आपके पास विधिक कार्रवाई करने की परिसीमा अवधि दी हुई है तो उसको किसी एग्रीमेंट से आप कम नहीं कर सकते हो। परिसीमा अवधि को आप कम भी नहीं कर सकते हो और नई परिसीमा अवधि भी नहीं बना सकते हो खुद से ना, क्योंकि ये काम लॉ बनाने का काम विधायिका का है। आप खुद अपना लॉ नहीं बना सकते हो कि आपकी परिसीमा अवधि कोर्ट में जाने की इतनी है। तो इस विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर आप अपने अधिकारों को निर्वापित करने वाला ऐसा कोई संविधान नहीं कर सकते हो, या अपने दायित्व को उन्मोचित करने, जैसे कि मेरा दायित्व है कोई दूसरे पक्षकार के प्रति, तो मैं उसको एक लिमिटेड टाइम में ही प्रवर्तित कराने का समय नहीं दे सकती अगले को। अगर उस विधि उसको निर्दिष्ट समय देती है तो वो उसी समय के अंदर उसको प्रवर्तित करवा सकता है। मैं अपने दायित्व के लिए कोई उन्मोचित होने का विनिर्दिष्ट समय निर्धारित नहीं कर सकती। अब ये जो संविदा है वो भी उस विस्तार तक ही शून्य होती है, मतलब कि इस कमियों के होने से पूरा एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, बस ये कंडीशन जो लगाई हुई है कंडीशन वॉइड हो जाएगी। अब इसके अपवाद दिए हुए हैं कि अगर दो पक्षकार उनके बीच पैदा होने वाले विवादों को मध्यस्थम में देने का अगर संविदा करते हैं तो वो संविदा वैध होगी, और ये निर्धारित करते हैं कि जो मध्यस्थम रकम निर्धारित कर देगा वही वसूलनी होगी। तो ये जो एग्रीमेंट है ये वैलिड रहेगा। मतलब कोई विवाद हुआ तो जो मध्यस्थम निर्धारित करेगा रकम वही रकम वसूलनी होगी, तो वो संविदा है, शून्य नहीं है। अब दूसरा अपवाद, एक तो आप संविदा करते समय ही ये क्लॉज डाल दो कि हमारे बीच में विवाद होगा तो मध्यस्थम को जाएगा, या फिर विवाद हो जाने के बाद आप एक लिखित संविदा कर लो कि जो विवाद हो गया है इसको हम मध्यस्थम के पास ले जाएंगे, तो ये संविदा भी वैध होगी। और इसके अलावा मध्यस्थम की जो विधि होती है ना उसको भी उसके बन पर भी प्रभाव नहीं डालेगी। तो 3 चीज़ें समझ आ गई। एक तो संविदा जो बन रही है तभी आप एक ऐसा क्लॉज डाल लो, या विवाद होने के बाद ऐसी लिखित संविदा कर लो कि इसको मध्यस्थम के पास भेजना है, या फिर जो विधि में ही प्रोविजन डाले हुए हैं कि विवाद होगा तो पहले मध्यस्थम को जाएगा, तो वो विधि भी प्रिवेल करेगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेल नहीं करेगा। तीसरा अपवाद बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो गारंटी एग्रीमेंट होते हैं उसको बचाता है, मतलब कि जो बैंक कोई गारंटी देती है, बैंक को हम कोई गारंटी देते हैं लोन के लिए, तो वो जो एग्रीमेंट होता है तो गारंटी एग्रीमेंट में ऐसा क्लॉज डाला जा सकता है कि एक स्पेसिफाइड समय, एक निर्दिष्ट समय के बीतने पर जो कि 1 साल से कम का नहीं होगा, और कोई स्पेसिफाइड इवेंट होने पर कोई जो दायित्व है वो उन्मोचित हो जाएगा, या फिर कोई अधिकार जो खत्म हो जाएगा, तो ऐसा क्लॉज डाला जा सकता है गारंटी के एग्रीमेंट में। धारा 29 है कोई करार जो अनिश्चित वो, मतलब कि जिसका अर्थ निश्चित नहीं हो पा रहा हो तो वो करार भी शून्य होते हैं। इसके दृष्टांत में यहाँ 100 टन तेल खरीदने का करार है, जिसमें कौन सा तेल खरीदना है ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो अनिश्चितता के कारण शून्य हो जाएगा। यहाँ पे एक निर्दिष्ट वर्णन का तेल खरीदने की संविधा, यहाँ पे कोई अनिश्चितता नहीं है। या केवल नारियल का तेल बेचने वाले व्यापारी से आप 1 टन तेल खरीदने की संविधा करोगे तो यहाँ पे भी जब वो व्यापारी नारियल का तेल ही बेचता है तो यहाँ पे तो स्पेसिफाई है, तो यहाँ भी कोई अनिश्चितता नहीं है। अब किसी के धान्य भंडार का सारा धान्य तो निर्धारित करने योग्य है ना, जो सारा उगेगा वही, तो यहाँ भी कोई अनिश्चितता नहीं है। ग द्वारा नियत की जाने वाली कीमत, तो ग द्वारा नियत की जा सकती है ना, यहाँ पे कोई अनिश्चितता नहीं है। कोई करे कि मेरा सफ़ेद घोड़ा 500 या 1000 रुपये, 500 या 1000, मतलब कि यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है ना कि 500 में बेचेगा या 1000 रुपये में बेचेगा, तो यहाँ एक अनिश्चितता है, इसलिए करार शून्य है।
तो धारा 30 में बताया हुआ है पद्यम के करार या फिर बाजी के करार भी बोल सकते हैं। इसमें पद्यम क्या होता है, जिसमें एक व्यक्ति के हारने या जीतने की संभावना हो, या तो कोई खेल में हारने जीतने की संभावना होती है, या फिर किसी एक व्यक्ति को नुकसान हो और एक व्यक्ति को फायदा हो, ऐसी कोई संविदा जो होती है वो पद्यम संविदा के करार। ऐसा कोई करार जो होता है वो बाजी का करार या पद्यम कहलाता है। तो ये जो बाजी के करार होते हैं वो शून्य होते हैं। तो इनसे जो कुछ भी इनाम वगैरह आपको मिल रहा है तो उसको इसकी वसूली के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो। तो आप कोई भी ऐसी चीज़ वसूली के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हो जो ऐसे पद्यम के खेल या फिर ऐसी अनुचित घटना के घटित होने पर आपको मिली है। तो अब यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये धारा जो हार जीत की संविदा करार होते हैं उसको अवैध बताती है। मतलब कि मान लो आपने कोई घुड़दौड़ का, इसको एक्सेप्शन की तरह लिया हुआ है यहाँ पे कि कोई घुड़दौड़ का कंपटीशन कराने के लिए आपने चंदा या विधान कलेक्ट किया है, चंदा लेने का करार किया है किसी से। अब वो चंदे का उपयोग किसके लिए करा जाना है कि जो घुड़दौड़ में विजेता होगा ना उसको प्लेट या पारितोषिक या धनराशि देने, विजेता को देने के लिए आपने ऐसा चंदा इकट्ठा करने का करार किया है किसी से, तो वो करार वैध होगा अगर वो 500 रुपये से ज़्यादा की अमाउंट का होगा तो। क्योंकि यहाँ आप हार जीत करने वाले को भी संविदा नहीं कर रहे हो कि तू हारा तो ये 500 रुपये मिलेंगे आपको, या फिर ऐसा आपकी संविदा नहीं है। यहाँ पे आपने जो घुड़दौड़ का कंपटीशन है ना उसको कंडक्ट कराने के लिए या फिर मतलब कि विजेता को इनाम देने के लिए चंदा इकट्ठा करने का करार, तो ये चंदा इकट्ठा करने का करार 500 रुपये से ज़्यादा का है अगर तो वो वैध होगा। अब यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो प्रोविजन ऊपर दिया हुआ है ये किसी भी तरीके से जो भारतीय दंड संहिता की धारा 294 क में लॉटरी ऑफिस रखने को दंडनीय बनाया हुआ है ना वो प्रावधान को प्रभावित नहीं करती है। मतलब कि 294 क में ऐसी कोई भी लॉटरी ऑफिस रखने को प्रोहिबिट किया हुआ है जो कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ना हो या फिर राज्य सरकार द्वारा नहीं चलाई गई हो। तो ये प्रोविजन यहाँ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा कोई लॉटरी ऑफिस करने का भी बनाने का भी संविदा कर सकते हो, उसको वैध नहीं बनाएगा, ये इसके प्रभाव को प्रभावित नहीं करेगा। अध्याय 3 है समाजित संविदाओं के संबंध में। तो अब समाजित संविदा क्या होती है, 31 में परिभाषित किया हुआ है कि वो संविदा जो किसी संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने पर। संपार्श्विक क्या होता है, मतलब कि ऐसी कोई घटना जो इस संविदा के विषय वस्तु या फिर इसके पक्षकार की किसी भी तरीके से संबंधित नहीं होनी चाहिए। मतलब कि वो जो घटना है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तो वो उस घटना को हम कहेंगे कि वो संपार्श्विक है। क्योंकि अगर वो घटना किसी भी तरीके से विषय वस्तु या फिर पक्षकारों की कंडक्ट पे आधारित होगी तो वो तो बाजी के करार में चली जाएगी। यही सिर्फ एक थिन लाइन डिफरेंस होता है बाजी और संविदा के बीच में, क्योंकि जो घटना होती है ना, घटना की घटना या ना घटना, वो घटना जो है संपार्श्विक है, मतलब कि संविदा के पक्षकार या विषय वस्तु से संबंधित नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो ऐसी संपार्श्विक घटना के घटने या ना घटने पर किसी बात को करने या ना करने की जो संविदा होती है वो संविदा समाजित संविदा कहलाती है। जैसे कि ख के घर के जलने पर क उसको 10,000 रुपये देने की संविदा करता है। तो अब ये घर ये जो घर है ये जलेगा तो ये किसी इंडिपेंडेंट घटना की वजह से जलेगा, तब जाके वो उसको 10,000 रुपये देगा। यही अगर ये संविदा कर लेते कि चल घर में आग लगा के देखते तेरा घर जलेगा या नहीं जलेगा, जलेगा तो मैं तेरे को 10,000 रुपये दूंगा, नहीं जलेगा तो तुम मेरे को 10,000 रुपये देना, ऐसी जो संविदा हो जाएगी तो ये बाजी में चल जाएगी। लेकिन यहाँ जो है ना घर है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये संविदा की हुई है, और वो जो प्रोटेक्शन है वो किसी घटना से घर जलेगा, वो घटना है ना वो संपार्श्विक है, इंडिपेंडेंट है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो हम इसको कहेंगे कि ये समाज की संविदा है। आगे बताया हुआ है कि इसी संविदा का प्रवर्तन आप न्यायालय से कब करवा सकते हो। तो जैसे कि अब धारा 32 में बताया हुआ है कि अगर किसी संपार्श्विक घटना के घटने पर आधारित कोई संविदा है तो उसका प्रवर्तन आप कोर्ट में जाकर कब करवा सकते हो, जब वो घटना घटित हो जाए। जब तक वो घटना घटित नहीं होती तब तक आप उसको प्रवर्तित नहीं करवा सकते हो। अब ये संविदा किसी घटना के घटने पर आधारित है। अब वो घटना असंभव हो जाए तो ये संविदा शून्य हो जाएगी। मान लो अपने से कोई संविदा कर ली कि अगर ग मर जाएगा, ग के मरने के पहले तक अगर ग जिंदा रहा तो वो ग का घोड़ा खरीद लेगा। तो अब ये इस संविदा का प्रवर्तन कब तक नहीं करवाया जा सकता, जब तक ग के जीवन काल में मरे नहीं। जब वो मर जाएगा तभी तो वो खरीदने के लिए इसको कर सकता है। अब दूसरा इलस्ट्रेशन ऐसा है कि ख कैसे संविदा करता है कि अगर ग के घोड़े को नहीं खरीदेगा तो वो ख को अपना घोड़ा बेच देगा। मतलब कि जब तक ग उस घोड़े को खरीदने से मना नहीं करता तब तक ग ख को घोड़ा नहीं बेचेगा। अब मान लो जब ग घोड़ा खरीदने से मना कर देगा तब ग ख के विरुद्ध वाद ला सकता है कि अब ये घोड़ा मेरे को बेचे। तो वैसे अगर क संविदा करता है कि ख और ग शादी कर ले तब ग ख को एक नियत धनराशि देगा। अब शादी करने से पहले अगर ग मर जाती है तो इस संविदा को प्रवर्तित होना करवाया जा सकता है, तो ये संविदा शून्य हो गई। क्योंकि जिस घटना पर ये संविदा आश्रित थी अब वो घटना संभव हो गया। जैसे 32 में पढ़ा था किसी घटना के होने पर समाजित संविदा, वैसे 33 है घटना के ना होने पर समाजित कोई संविदा है तो उसको कब प्रवर्तित कराया जा सकता है, जब ऐसी घटना घटित होना असंभव हो जाए तभी इसको प्रवर्तित कराया जा सकता है। अब मान लो क ने इंश्योरेंस का एक एग्रीमेंट किया है किसी जहाज़ के, तो अब वो जब जहाज़ डूब जाएगा तभी तो उनका इंश्योरेंस का क्लेम बनेगा। तो ये किसी घटना के मतलब कि वो जो जहाज़ सेफली अगर नहीं आया तब इंश्योरेंस का क्लेम बनता है। तो मतलब कि वो जहाज़ जब डूब जाएगा तभी तो उसके सेफली वापस आने की संभावना खत्म हो जाएगी, तब ये संविदा प्रवर्तित कराई जा सकती है। अब धारा 34 है कि मतलब आपकी जो संविदा है ना वो किसी तीसरे पक्षकार के किसी आचरण के ऊपर आधारित है और आपने कोई समय भी निर्धारित नहीं किया हुआ है। तो अब आप कब मानोगे कि अब वो घटना घटेगी या नहीं घटेगी, संभव होगी। तो ऐसी घटना संभव हुई तभी मान ली जाती है जब वो तीसरा पक्षकार है जो ऐसी कोई बात कर दे जिससे एक परिमित समय यानी कि निश्चित समय के भीतर या फिर कोई अनहोनी घट जाए, उस संभावना के अलावा ऐसा काम होना असंभव हो जाए। अब ये बहुत गड़बड़ ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन एग्जांपल लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। और अब मान लो क के पास एक घर है, अब ख को भी वो घर चाहिए, लेकिन क ने ग से पहले एग्रीमेंट कर रखा है, ग को भी वही घर चाहिए था। तो अब जब तक ग उस घर को लेने से मना नहीं करता तब तक वो घर ग ख को तो नहीं बेच सकता है। तो अब जो क ख का जो एग्रीमेंट है वो समाशित हो गया ना ग के घर को लेने या ना लेने पर। तो अब ख कब ऐसा सोच लेगा कि ग तो घर नहीं ही लेगा। अब यहाँ क्योंकि समय भी निर्धारित नहीं है, जैसे कि 20 तारीख 30 तारीख तक अगर वो घर ना ले तो ख को घर बिक जाएगा। तो अब ये जो इनका और ख का एग्रीमेंट है वो तो लटक गया ना। अब मान लो ग या तो ना ही करे कि मेरे को घर नहीं लेना है, या ऐसा कुछ कर दे जिसकी वजह से ये क्लियर हो जाए कि हाँ एक परिसीमित समय के भीतर या फिर प्रवृत्ति आकस्मिक, मतलब कि मान लो ग किसी और से अगर घर खरीद ले, उसको रहने के लिए घर चाहिए था, तो मतलब क्या वो कैसे घर नहीं खरीदेगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि उसको एक और घर चाहिए और वो कैसे खरीद ले, लेकिन अगर उसने दूसरा घर खरीद लिया
तो हम ये तो मान सकते हैं ना कि उसको अब एक लिमिटेड टाइम में, अगर वो जो बिज़नेस करने वाला बंदा है, तो घर में रहने के लिए अगर उसको घर चाहिए था, तो वो एक ही घर खरीदेगा, ऐसा मान सकते हैं। तो उसको रहने के लिए एक ही घर चाहिए था और उसने खरीद लिया, तो अब ख क पे ये बात ला सकता है ना कि वो घर अब उसको बेचते हुए। अब यही मान लो कि जो ग है वो दलाल होता, मतलब कि बहुत सारे घर वो खरीदता रहता है, बेचता रहता है, और ऐसा एग्रीमेंट क और ग के बीच में होता, तब अगर उसने किसी और से घर खरीद लिया था, तो अब हम ये नहीं मान सकते ना कि वो अब क से घर नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर उसको रहने के लिए घर चाहिए था और अगर उसने दूसरे से खरीद लिया, तो अब हम ये आकस्मिकता तो मिट गई ना अब, कि अब वो उसी टाइम में वापस दूसरा एक और घर खरीद लेगा क से। तो अब ख कैसे उस घर को खरीद सकता है, इन्फोर्स करवा सकता है अपने कॉन्ट्रैक्ट को। बस चौथी जो है ना, यही एक्सप्लेन करता है कि कब तीसरे पक्षकार के किसी अविनिर्दिष्ट समय में कोई कार्य करने पर आधारित जो संविदा है असंभव हुई समझी जा सकती है। इसका इलस्ट्रेशन, अगर ये ऐसा करार करता है कि ग ख से विवाह कर ले, तब वो उसको ख को एक धनराशि देगा। अब उससे पहले ही अगर ग घ से विवाह कर लेती है, तो अब क ख को तो पैसे नहीं देगा ना, क्योंकि ग ने ऐसा कुछ कर दिया कि अब वो ख से विवाह करने की जो घटना है वो घट ही नहीं सकती। भले ही ऐसा कुछ हो सकता है बाद में कि हाँ उसकी घर की मृत्यु हो जाए या फिर उसे डिवोर्स ले ले, तब वो ख से विवाह कर ले, लेकिन ये तो एकदम हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही होगी ना, इसको और असंभवता में तो नहीं डाल सकते ना। तो अभी के लिए तो ये क और ख का जो संविदा थी वो शून्य हो गई। तो यही ये पॉइंट है, जो आकस्मिकता या फिर परिमित समय के भीतर वाला पॉइंट है ना, इसको यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि मतलब कि ऐसी सिचुएशन हो भी सकती है कि हाँ वो घर मर जाए या फिर उसे डिवोर्स ले ले, लेकिन ये तो एकदम आकस्मिकता वाली बात हो गई। अभी के लिए जो हम देख रहे हैं ना, तो क और ख की जो संविदा है वो शून्य हो गई है, क्योंकि ग ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे अब क और ख का विवाह तो असंभव हो गया। अब ऊपर जो भी अपन ने देखा वो घटना जो थी ना, उसमें अनिश्चित समय तक घटने का कॉन्ट्रैक्ट था। अब यहाँ पे अगर हमने घटना विनिर्दिष्ट समय वहाँ पे अगर जोड़ दिया कि इस निश्चित समय में अगर ऐसी घटना घटे या ना घटे, तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो पहला जैसे ऊपर बताया हुआ था, अगर घटना के किसी निश्चित समय में घटित होने पर अगर कोई आधारित संविदा है, वो तब हम कहेंगे कि शून्य हो गई है। अगर वो जो घटना है उस निश्चित समय के पहले या तो घटना असंभव ही हो जाए या फिर उस निर्दिष्ट समय के भीतर घटित ना हो, तब हम कहेंगे कि वो संविदा शून्य हो गई है। अब ऐसे निर्दिष्ट समय के भीतर वो घटना की कोई घटना ना घटने पर अगर कोई संविदा आधारित है, तो उसको कब प्रवर्तित करा सकते हो आप। पहले तो क्या था, शून्य कब होगी। अब यहाँ लिखा हुआ है कि घटना के घटित ना होने पर आधारित जो संविदा है वो प्रवर्तित कब कराई जा सकती है। तब करवाई जा सकती है कि जो निश्चित समय है वो बीत जाए और वो घटना घटित ना हो, तभी हम प्रवर्तित करवा सकते हैं उसको, या उस निश्चित समय के पहले ही ऐसा निश्चित हो जाए कि अब वो घटना घटित नहीं होगी। इलस्ट्रेशन में है जैसे कि एक जहाज अगर 1 वर्ष के भीतर वापस आ जाता है, तो ख उसको एक धनराशि देगा। अब 1 वर्ष के भीतर अगर वो जहाज वापस आ जाए, तब तो संविदा प्रवर्तित नहीं हो जाएगी, और मान लो 1 वर्ष के भीतर भीतर ही वो जहाज जल जाए या फिर 1 वर्ष के बाद आए, तभी संविदा शून्य हो जाएगी, क्योंकि यहाँ एक स्पेसिफाइड टाइम दिया हुआ था। तो इस स्पेसिफाइड टाइम के पहले ही अगर वो डूब जाए, तब भी संविदा शून्य हो जाएगी, लेकिन 1 वर्ष बीतने का इंतजार तब करना पड़ेगा जब उसके पहले वो डूबे ना, और 1 वर्ष हो जाएगा उसके बाद तो वो संविदा प्रवर्तनीय हो जाएगी। ये प्रवर्तनीय क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, मतलब यहाँ भीतर वापस आ जाने का कॉन्ट्रैक्ट था ना। 1 वर्ष के भीतर अगर वो जहाज डूब जाए तब शून्य हो जाएगी, और 1 वर्ष के बाद अगर जहाज आए तो शून्य होगी। अब जैसे धारा 29 में दिया हुआ था कि असंभव कार्य को करने के जो करार होते हैं वो शून्य होते हैं, वैसे ही अगर कोई घटना है जिस पर समाश्रित संविदा आधारित है, वो घटना ऐसी है कि असंभव है, हो ही नहीं सकती, तो ऐसा करार जो होता है वो शून्य हो जाता है, भले ही आपको पहले पता हो या ना हो कि ऐसी घटना घटना असंभव है। दोनों पक्षकार को मतलब कि अगर नहीं भी पता है ना किसी घटना घटना असंभव है, तो भी वो करार शून्य होता है शुरू से ही। अब जैसे क ख से करार कर लेता है कि अगर 2 सीधी रेखाएं मिल जाएगी तो मैं तेरे को 1000 रुपये दे दूंगा, तो ये तो 2 रेखाएं तो कभी मिल ही नहीं सकती, सीधी है जो। और क ऐसा करार करता है कि ख से अगर ग विवाह कर ले तब वो उसको 1000 रुपये देगा, तो उससे पहले ही करार करने के टाइम में ग मर चुकी थी, तो ये वैसे ही असंभव घटना पर आधारित हो गया, इसीलिए करार शून्य है।